अगर सुबह उठ के आप कहें कि मैं सुबह उठ के मुट्ठी नहीं बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रही हूं, और ये वाली गठिया महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है। बुखार के साथ जोड़ का दर्द, खून की कमी हो जाना, किडनी का खराब होना, लंग्स का खराब होना, सारे सिस्टम को खराब कर सकता है। ये जो शब्द आपने कहा जेनेटिक्स, आपको ये याद रखना है, जितनी भी आर्थराइटिस है गठिया है, इसमें जेनेटिक इंपॉर्टेंस है। ऐसा हो सकता है कि 5 साल के बच्चे को आर्थराइटिस, फिजियोथेरेपी को लेकर भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो आर्थराइटिस ठीक हो सकता है। अगर ये सूजा हुआ जॉइंट है और इसकी दवा नहीं चल रही है तो क्या कोई आदमी फिजियोथेरेपी कर पाएगा? गठिया को भोजन से जोड़ने की कोशिश की, ऐसा कभी नहीं। और ये कहना कि चावल खाने से गठिया बढ़ जाता है, जो मुझे हास्यास्पद लगता है, हंसी का सबसे बड़ा कारण है। शाकाहारी भोजन देखा गया है कि बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ वायर और मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज हमारे साथ अर्थराइटिस पर बात करने के लिए मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ रिमेटोलॉजी डॉक्टर बिमलेश धर पांडे, जिनसे आज हम अर्थराइटिस के बारे में बात करने वाले हैं और उससे जुड़ी कई सारी धारणाओं के बारे में भी उनसे जानेंगे। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थ वायर। थैंक यू, धन्यवाद आंचल कि आपने एक बहुत ज़रूरी मुद्दे को उठाया, और मुद्दा है आर्थराइटिस का। अर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट्स पेन की बात हो रही है, स्पेशली फॉर नीज। लेकिन जब मैं इसके लिए इंटरव्यू तैयार कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नीज और जॉइंट्स को हार्म करता हो, वो हार्ट से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। चलिए, इतना बड़ा आपने मुद्दा उठा दिया तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉइंट तो एक जो परिणाम होता है जोड़ में दर्द का, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन ये रोग ऐसे ऐसे हैं जिनमें, जैसे अगर मैं आपको कहूं, आंख का इन्वॉल्व होना, लंग्स का इन्वॉल्व होना यानी फेफड़े का इन्वॉल्व होना, किडनी का इन्वॉल्व होना, कान का इन्वॉल्व होना, नाक का इन्वॉल्व होना, साइनस का इन्वॉल्व होना, दांत का इन्वॉल्व होना। आप कहेंगे दांत का इन्वॉल्व होना? हाँ जी, दांत का इन्वॉल्व होना, क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें दांत ही सड़ता रहता है और आप डेंटिस्ट के पास जाके केवल नए नए दांत इम्प्लांट के रूप में लगाते हो, पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो आपके सारे दांत लगेंगे, फिर वो भी उखड़ जाएंगे। तो कारण जब तक नहीं समझ में आएगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा कि हमारा ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारी चुनौती किन कारणों से है, उसी के अनुरूप आपका चिकित्सा होता है। सर, अगर बात करें अर्थराइटिस की सबसे आसान शब्दों में, इसे कैसे समझा जा सकता है कि हम अर्थराइटिस को इस बात को लेकर बता। एक आम व्यक्ति के लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूं, अगर सुबह उठ के आप कहें कि मैं सुबह उठ के मुट्ठी नहीं बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रही हूं आधे घंटे से ज्यादा तक, यानी मैं अगर सुबह उठूं और मुझे सुबह उठ के लिखना है और मैं ऐसे ना पकड़ पाऊं। मैं एक एग्जांपल और लूंगा। मैं सुबह उठ के कहूं कि मैं ये चाय का प्याला ऐसे नहीं पकड़ पा रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ ऐसे नहीं बन रही है, और मुझे चाय ऐसे पकड़ के पीना पड़ रहा है क्योंकि आधे एक घंटे से ज्यादा मेरे हाथ अकड़ी रहती है। ये आर्थराइटिस की निशानी, ये तो हाथ की आर्थराइटिस की निशानी हुई। तो अगर हम एक ऑन एन एवरेज एक गिनती और उनके नाम, अगर आप टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस हमारी ऑडियंस को बताएं। तो जो सबसे प्रचलित आर्थराइटिस है समाज में, उसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो इन जोड़ों में, नकल्स के जॉइंट में होता है। लेकिन ये केवल कुछ जॉइंट्स है, इसके अलावा ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है, जैसे घुटने में हो सकता है, शोल्डर में, एल्बोज में, रिस्ट में हो सकता है। ये है। और ये वाली गठिया महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है 20 से 40 की उम्र में, यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसी एज में आपकी शादी भी होती है महिलाओं की, इसी में इनको बेबी भी करना है। और अगर किसी महिला का गठिया एक्टिव रहे तो बेबी को कैसे उठाएगी, कैसे उसका भरण पोषण करेगी, तो इसलिए चुनौती है। दूसरी आर्थराइटिस का एग्जांपल दूंगा, सोरियाटिक आर्थराइटिस। उसमें स्किन की एक बीमारी होती है सोरियासिस, लाल सफेद चकत्ते पड़े रहते हैं, उसके साथ आर्थराइटिस। वो ये रूमेटॉइड पहला था, ये दूसरा है सोरियाटिक। कि अब आपको ऐसा जोड़ का दर्द है जिसमें स्किन की प्रॉब्लम भी है, जोड़ का भी दर्द है। 1/3 यानी 33% लोग जिनको केवल स्किन की प्रॉब्लम है, सोरियासिस है, उनको जॉइंट का भी प्रॉब्लम होता है, उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। बहुत विभत्स हो सकता है किसी के साथ, अगर वो ना केवल हाथ पांव टेढ़े कर देता है, साथ साथ स्किन के साथ, तो आप एक मेंटल इश्यूज को भी लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पूरा ढकना पड़ रहा है और आपके हाथ भी टेढ़े पड़े हैं और आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं और दर्द भी हो रहा है, तो आप तो कई तरह से अब घेरे जा चुके हैं। तीसरा जो प्रचलित आर्थराइटिस है वो है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी में बहुत भयंकर दर्द होता है, भयंकर, एकदम अकड़ाहट हो जाती है। रात के 3 बजे के बाद लोग करवट नहीं ले पाते, और ये यंग लोगों को होता है। 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके यंग मर्दों का रोग है, और फीमेल्स में 25, 30, 35 तक आता है। और महिलाओं में कमर का दर्द हो तो पूरी समाज में क्या स्थिति होती है?
अरे नहीं भाई, ये झुक के काम करती है, इसलिए हो रहा है। और डिस्क है इसलिए होता है, डिस्क स्लिप हो गई। हाँ। और ये धारणा लेके चल रहे होते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई, ये झुक के काम करती है। कोई नहीं पूछता एक सवाल, रात को क्या करवट लेने में आपकी दर्द बढ़ जाती है? क्योंकि गठिया में अगर कोई काम आप कर पाते हैं और काम करने से दर्द बढ़ता है तो मैकेनिकल है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें मैकेनिकल का चलते चलते दर्द होता है। लेकिन जो इन्फ्लामेटरी यानी सूजन के साथ जो भी गठिया होती है, उसमें रात को अकड़ाहट बढ़ती है, इसलिए सुबह उठ के मुट्ठी नहीं बनती, सुबह उठ के कमर अकड़ा रहता है। तो रात बहुत जरूरी है पूछना, और रात को अकड़ाहट हो, रीढ़ की हड्डी में हो, एंकालोजिंग। तीसरा गठिया। अब आते हैं जो इन 3 प्रचलित गठिया के अलावा है, जिसका नाम जानना जरूरी है। एक का नाम है लूपस, बुखार के साथ जोड़ का दर्द, खून की कमी हो जाना, किडनी का खराब होना, लंग्स का खराब होना, सारे सिस्टम को खराब कर सकता है। इसका नाम लूपस है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। स्किन भी गया, स्किन कई तरह से गए, भयंकर थकावट, जोड़ों में दर्द और बुखार, और आपको एंटीबायोटिक चली जा रही है, क्योंकि किसी को पता नहीं ये बुखार के साथ गठिया जो है उसको लूपस कहते हैं। एक ऐसी गठिया होती है जिस मुंह में सूखापन होता है, जोड़ में दर्द होता है, शॉगरन, सारे दांत सड़ जाते हैं, आंख में जलन खुजली होती है, आप आंख के ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं, थकावट होती है, थकावट होती है, थकावट होती है। शॉगरन एक होती है जिसमें चमड़ा एकदम टाइट हो जाता है और खून का प्रवाह चमड़े में नहीं होता है, तो खून यहाँ पे अल्सर्स बनने लगते हैं। हाँ, अल्सर्स मतलब घाव बनने लगता है। और लंग्स में जब प्रॉब्लम जिसकी बढ़ती है तो लंग्स सूख जाता है, ILD, खांसी करते रहते हैं और चमड़ा एकदम टाइट होता है, पूरा चेहरा विभत्स हो जाता है। यह है स्क्लेरोडर्मा, ये कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है। इसके अलावा एक गठिया होता है जिसको मसल के साथ गठिया कहते हैं, मायोसाइटिस। आप अपनी कुर्सी से उठ नहीं सकते, आपको इतनी मसल में सूजन होती है कि आप उठा ही नहीं सकते अपनी टांग को, आपको अपना हाथ उठाने में दर्द होगा। इसको कहते हैं मायोसाइटिस, खतरनाक बीमारी। एक और रोग होता है वयोवृद्ध लोगों को, यहाँ की खून की नली में सूजन, और इस सूजन के साथ आंख की रोशनी चला जाना, वो भी अर्थराइटिस, उसको कहते हैं जाइंट सेल अर्थराइटिस। खून की नली की सूजन जिसको कहते हैं वैस्कुलाइटिस, उसमें भी नाना प्रकार की वैस्कुलाइटिस है। तो मैं तो बड़ा मजाकिया अंदाज से कहता हूं कि भगवान ने हजारों तरीके से बहुत सारी चीज बनाई है, गठिया भी हजारों तरीके का बनाया है। मुख्यतः 100 तरह की गठिया का नाम हम जानते हैं, और कुछ हजार ऐसे गठिया हैं जिनका नामकरण हम करते भी हैं, तो रेयर डिजीजेस हैं, उनके बारे में हमारे 100 से तो ज्यादा है गठिया, नेम्ड अर्थराइटिस। तो इसीलिए इसकी पढ़ाई एकदम अलग होती है। 3 साल एक MD करने वाले व्यक्ति को 3 साल और समय गुजारना होता है केवल इन रोगों को जानकारी और समझते समझते आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा, फिर पूरी जिंदगी आप सीखते रहते हैं। तो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा फायदा है, आप स्टूडेंट फॉर एवर है। सर, अर्थराइटिस होता कैसे है? मतलब एज के साथ है, कोई जेनेटिक वजह से होता बहुत है? अच्छा, ये जो शब्द आपने कहा है जेनेटिक्स, आपको ये याद रखना है, जितनी भी आर्थराइटिस है, गठिया है, इसमें जेनेटिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन हर एक मेजर है। लेकिन हर एक माँ जिसको गठिया हो उसके बेबी को गठिया होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में आधी जीन्स आपको माँ से मिला, आधी आपके पिताजी से मिला, और कुछ जीन्स साइलेंट भी हो सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस भी एक्टिव भी हो सकते हैं। तो जीन्स सारे के सारे गठिया में देखा गया है, और कई प्रकार का जीन्स होता है। इसलिए जीन्स अगर आप समझ लेंगे तो गठिया भी समझ लेंगे कि क्यों इस गठिया में इसका जो प्रकोप है वो ज्यादा क्यों है, कम क्यों है। तो जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन्स के साथ एनवायरमेंटल ट्रिगर भी होता है, जैसे मुंह में पायरिया होना और रोमेटॉइड का होना, अगर जेनेटिक बैकग्राउंड हो तो। स्मोकिंग वाले व्यक्तित्व में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पुरुष और महिला दोनों में जो स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे गठिया हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन जैसे चिकनगुनिया, कुछ वायरल और इन्फेक्शन है जिनके हो जाने के बाद गठिया जो साइलेंट पड़ा था अचानक एक्टिवेट, यानी वॉल्केनो का फटने का एक कारण होना था और वो हो गया, एक इन्फेक्शन। चिकनगुनिया में भी होता है ना, जॉइंट पेन। चिकनगुनिया पर से यानी अपने आप वो दर्द कर सकता है, लेकिन जेनेटिक बैकग्राउंड हो तो वो चिकनगुनिया आर्थराइटिस में कन्वर्ट होकर जिंदगी भर चलता रहेगा। कई लोग को HLA-B27 नाम की एक जीन के साथ जोड़ रोग होता है, और बस एक बार उनके पेट खराब हुई, बाहर का उन्होंने कुछ खाया या UTI हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद जैसे माचिस किसी ने पलीते में लगा दिया और वो धमाका हो के रहेगा, तो वो डायनामाइट ब्लास्ट करने को तैयार था, आपने बस एक आग लगानी थी, सुलगानी थी। तो जेनेटिक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का गठिया अलग गठिया है,
मिडिल एज का गठिया अलग है और वयोवृद्ध में गठिया अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थराइटिस की बीमारी बस एक साल से जोड़ के सीधे 99 साल तक जोड़ लीजिए, सब जगह गठिया आपको मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 साल के बच्चे को अर्थराइटिस एकदम होता है, और उनके गठिया स्पेशलिस्ट हम नहीं होते हैं, पीडियाट्रिक रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये भी समझना है कि हर रिमेटोलॉजिस्ट हर चीज को नहीं ट्रीट करेगा, बच्चे वाले पेशेंट्स को बच्चे वाले डॉक्टर ही ट्रीट करेंगे। बच्चों में वो मेजर वही रहेगा, मेजर नहीं, वहां तो जेनेटिक और ज्यादा है। एग्जैक्टली इतना ज्यादा जेनेटिक्स है, बच्चे वाले जो गठिया उसमें इतना ज्यादा जेनेटिक्स है, कह नहीं पाती। और उनकी जो चुनौती है वो और ज्यादा कठिन है। पुरुष जो बड़े, देखिए जितनी भी ड्रग की ट्रायल होती है बच्चों में होती ही नहीं है, वो तो बड़ों में होती है। तो आपके पास दवाइयां कम हो जाती हैं देने के लिए, क्योंकि उसका ट्रायल अगर नहीं तो आप दवा कैसे देंगे। तो ये भी चुनौती है। एज ग्रुप के अर्थराइटिस ट्रीटमेंट्स भी अलग है। अलग, एग्जैक्टली। ओके, तो अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो एक बच्चों का आपने कहा कि वो अलग होते हैं, तो अगर हम यंग और एजेड लोगों की बात करें, उनके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं अर्थराइटिस के लिए? देखिए, ट्रीटमेंट 3 प्रकार के हैं आज की तारीख में। एक है ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, ये वो दवाइयां हैं जो गठिया के लिए बनाई नहीं गई थी। वो गठिया के लिए कभी नहीं बनाई गई थी, वो बनाई गई थी किसी और कारण के लिए, लेकिन उसका रीपर्पस ड्रग है, यानी उनका इस्तेमाल कहीं और से स्टार्ट हुआ और कहीं और चला गया। यानी उनकी उपयोगिता गठिया में ज्यादा दिखी गई बाद में, लेकिन बनाई गई थी किसी और कंडीशन में। वो सारे टैबलेट्स हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। 40 से 70% लोग इसी दवाओं से ठीक होते हैं, और सब ओरल है, बहुत ही सस्ते हैं। अच्छी बात तो ये है कि बहुत सस्ता है, और कुछ दवा 60 साल पुरानी है, कोई 70 साल पुरानी है, यानी टाइम टेस्टेड दवा है। लेकिन 25% से 30% लोग ऐसे होंगे, या 20 से 30% लोग होंगे जिनको ये दवा, जो ट्रेडिशनल दवा, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उनका रोग और ज्यादा व्यापक है, खतरनाक है, या एग्रेसिव है, जो भी शब्द कहें। उनमें बायोलॉजिकल दवा दी जाती है जो इंजेक्शन के रूप में आती है, वो महंगी भी होती है, और उसमें हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि हम जो प्राइमरी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसको एग्जॉस्ट कर ली, यानी उसको इस्तेमाल कर लिया, काम नहीं कर रहा तब हम इस्तेमाल करते हैं। और एक तीसरी लाइन की दवा है जिसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, टैबलेट होती है, नए जमाने की टैबलेट है। उनका आविष्कार केवल गठिया के लिए मान के चलिए कि अगर मुझे ये गठिया है तो मैं इस टारगेट को, और ये गठिया में ये प्रॉब्लम अंदर में चल रहा है सेलुलर लेवल पे, यानी एक सेल के अंदर में, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसके जीन को आइडेंटिफाई किया, उसके जेनेटिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई किया, उनके सारी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से जो ओवर एक्सप्रेस जीन है उसको सप्रेस करने के लिए दवा देते हैं। उसको कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। टैबलेट है, सस्ते हैं, प्रभावशाली है, किफ़ायती भी है और प्रभावशाली भी है। ये नए ज़माने की दवा है, और पिछले 12 से 15 साल के अंदर में ही इनका आविष्कार हुआ है गठिया में। गठिया के अलावा भी ये टारगेटेड थेरेपी कैंसर्स में इस्तेमाल की है, लेकिन कैंसर की टारगेटेड थेरेपी अलग है, गठिया की टारगेटेड थेरेपी अलग है। यानी ये टारगेटेड थेरेपीज हैं, और यही आपकी पूरी गठिया की जो सोच है और उसकी दवा है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि एक टैबलेट है, टैबलेट बनाना आसान है और कीमतें घट जाती हैं। फिजियोथेरेपी को लेकर भी बोलते हैं कि अगर हम वो चीज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो अर्थराइटिस ठीक हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट में एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, एक रनर होता है, दोनों की ज़रूरत है। अगर वो रनर उधर से दौड़ेगा नहीं तो एक रन नहीं होगा। तो ज़िंदगी की फिलॉसफी में हमारी गठिया में दवा, पहले रोग का नामकरण करना, उसकी व्यापकता को समझना, उसके पेशेंट के हिसाब से दवा देना, और दवा देते हुए समुचित फिजियोथेरेपी करना। फिजियोथेरेपी से रोग ठीक नहीं होगा। ठीक होने वाले रोग में जहां पे दवा चल रही है उसमें फिजियोथेरेपी करना, यानी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी समझना है। प्राइमरी डिजीज की दवा पहले चलेगी, वो कंट्रोल हुआ, तब आप फिजियोथेरेपी करेंगे। अगर मैं कहता हूं मेरे अपने रिस्ट का फिजियोथेरेपी कराना, और ये सूजा हुआ है, अगर ये सूजा हुआ जॉइंट है और इसकी दवा नहीं चल रही है, तो क्या कोई आदमी फिजियोथेरेपी कर पाएगा? ये इतना दर्द करेगा कि आप छूने नहीं देंगे। तो ये फिजियोथेरेपी तब होती है जब हमको पता चल जाता है कि मैंने दवा दे दी, रोग के ऊपर उसका प्रभाव आने लगा, अब मैं फिजियोथेरेपी करूँ। ओके, मतलब हम इनिशियल स्टेज में उसको यूज नहीं कर सकते, कोई विशेष फायदा नहीं आया है जहाँ पे सूजन है। लेकिन कुछ रोग हैं जिनमें फिजियोथेरेपी आप इनिशियली कर सकते हैं, उनका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। वहाँ फिजियोथेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं, टैबलेट ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए नामकरण करना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ पे एक्सरसाइज पहले होगा, कहाँ पे दवा दूसरी होगी, कहाँ पे दवा पहली होगी और एक्सरसाइज दूसरी होगी। ये जरूरी। सर, कुछ फूड आइटम्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनको अगर हम अपने डेली लाइफ डाइट में ऐड करें तो हम, तो ये धारणाएं जो हैं भोजन के ऊपर, तो पूरी दुनिया भर में व्यापक है, और ये भी बताता है कि लोगों ने
गठिया को भोजन से जोड़ने की कोशिश की, ऐसा कभी नहीं था ही नहीं। अच्छा। जो प्रूवन है, जो सब कुछ पता चल चुका है, वो है ओबीज यानी मोटे लोग का गठिया बड़ा मुश्किल है ठीक होना। इसलिए उनके मोटापे के बारे में जरूर आप बात कीजिए। स्मोकर्स का स्मोकिंग बंद कराइए, जिसका पायरिया है उसका पायरिया ठीक कराइए, और जिनकी गट खराब है, डायरियाज रह रहे हैं, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, उनके ये सही कराइए। ये पहला प्रावधान है। भोजन पे आ जाइए। घर का भोजन, साफ सुथरा बना हुआ भोजन आपकी गट के इन्फेक्शन को नहीं देगा, तो आपका देखिए प्रावधान वहाँ से है। तो इसलिए आपको हेल्दी ईटिंग करनी है। आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का भोजन, तो केरल में रहने वाला अगर चावल खाता है और सांभर खाता है, उसमें कोई गलती ही नहीं है। उसके प्रावधान उसकी प्रकृति ने ये दिया। हाँ। और ये कहना कि चावल खाने से गठिया बढ़ जाता है, जो मुझे हास्यास्पद लगता है, हंसी का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मैंने दक्षिण में अपनी ट्रेनिंग ली है, तो वहाँ तो सब लोग चावल खाते हैं। हाँ। और नॉर्थ में आया तो सब पेशेंट का एक ही सवाल है, चावल खराब है, हाँ। इसको खाने से गठिया बढ़ता है। ये धारणाएं हैं, क्योंकि डॉक्टर और धारणा तोड़ना इतना मुश्किल है, कहने की बात है कि आपको मैं सिखा के भेजूंगा, अब घर में जाएंगे आपकी दादी ने कहा तुमने चावल खाया इसलिए गठिया हो गई। हाँ। तो आप सामाजिक परिवेश को लीजिए, समाज में गलत धारणाओं का एक बोलबाला है, उससे बाहर निकलिए। क्योंकि मैं 3 लाइन अभी बताऊंगा। 1, गठिया के पेशेंट्स को फ्रेश खाना चाहिए, मौसम का खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, शाकाहारी भोजन देखा गया है कि बेहतर है रेड मीट ईटर्स के मुकाबले, यानी जो लाल मांस खाते हैं उनको कंपेयर किया गया, तो उनका गठिया, उनको दवा चल रही थी। जो वेजिटेरियन थे उनको दवा चल रही थी, जो वेजिटेरियन जिनको दवा चल रही थी उनका आउटकम यानी जल्दी ठीक होने का बेहतर था। ये कहाँ पे स्टडी हुई थी? ये नीदरलैंड में स्टडी हुई थी। जहाँ की पॉपुलेशन को कहना कि भाई आप रेड मीट नहीं खाएंगे बड़ा मुश्किल था, फिर भी उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया, रेड मीट नहीं खाना है, वो रेडी हो गए, वेजिटेरियन को दिया, आया। और बहुत अच्छा है। इसको आपको सोचना पड़ेगा कि व्यवस्था में आप वेजिटेरियन रहे, लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। हाँ। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी मांसपेशियां, स्नायु तंत्र सब टूट रहे होती है गठिया की वजह से। तो ऐसे में प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी है। कहाँ से लाएंगे प्रोटीन? वेजिटेरियन के लिए दाल है, सोयाबीन है, पनीर है। प्रोटीन का बहुत, मशरूम भी है, बहुत अच्छा स्रोत, बहुत अच्छा स्रोत है। तो इनको खाना है। दही खाना है क्योंकि गट को सही रखेगा वेजिटेरियन के लिए। नॉन वेजिटेरियन के लिए है फिश, बहुत अच्छा है, वो मेडिटेरियन डाइट का भी पार्ट है। एग वाइट बहुत अच्छा है। रेड मीट को मैं बाहर कर दूंगा। वेजिटेबल्स सारे अच्छे हैं, जितने भी आपके रंगीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैं कहूँ कलरफुल वेजिटेबल्स, ये आपकी ज़िंदगी के, भगवान ने प्राकृतिक रूप से आपको एक दवा दी है जिसको आपको खाना है। मैं कहूँगा कि रूट्स को कम खाएं, ट्यूबर्स यानी आलू को मैं कहूँगा कम खाएं। मैं कहूँगा कि अरे वो शिमला मिर्च जो लाल पीले वाले हैं बड़े अच्छे हैं, वो खाइए। मशरूम खाइए। आप हरी हरी जितनी भी सब्जियाँ प्रकृति ने दी है मौसम का, प्लीज़ खाएं। दूध का इस्तेमाल कीजिए। कैल्शियम की कमी आपकी हड्डी को कमज़ोर करती है। तो दूध अगर आप पीते हैं, दूध नहीं पी सकते, दही खाते हैं तो दही खाएं। पनीर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दाल में भी बहुत कैल्शियम होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में मौजूद है, बस उसी को करना है। कुछ भी नया फूड फैड नहीं कि ये स्पेशल भोजन है जिससे गठिया कम होगा। ये केवल धारणाएं हैं, मिथ्या है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। घर का भोजन, प्रोटीन को बढ़ाना, खूब चलना, ये भी है। और प्रकृति से धूप लेना। धूप अगर हम नहीं ले पा रहे तो विटामिन डी लेना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आंचल। थैंक यू।